नमस्कार दोस्तों। हूबहू कुछ इसी तरह का कॉकपिट अमेरिका के उस फाइटर जेट F-15E का रहा होगा जिसे ईरान ने कल मार गिराया है। ईरान की सरजमी पर मलबा बनकर बिखरे उस फाइटर जेट के कॉकपिट में भी कुछ इसी तरह से दो अमेरिकी जवान सवार होंगे। आगे की सीट पर जेट का पायलट, पीछे की सीट पर वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। आगे की सीट पर बैठा पायलट इसी तरह से विमान उड़ा रहा होगा और पीछे की सीट पर बैठा शख्स ईरान में जहां तहां बारूद दागने के लिए, बारूद बरसाने के लिए निशाने तलाश रहा होगा, टारगेट तलाश रहा होगा। इस फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे दोनों शख्स की भूमिका तय होती है। एक पायलट होता है, दूसरा हथियार चलाने वाला, टारगेट को तबाह करने वाला। इसलिए उसे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर यानी WSO कहते हैं। ईरान के आसमान पर अमेरिका का यह फाइटर जब उड़ान भर रहा होगा तब इन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि कोई मिसाइल आकर इनके जेट को हिट करने वाली है और कॉकपिट में बैठकर बम बरसाने वालों को जान बचाने के लाले पड़ने वाले हैं। जब यह F-15E फारस की खाड़ी के पास ईरान के साउथ वेस्ट इलाके में उड़ान भर रहा था, तभी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट को लॉक किया और तेज रफ्तार से निकली मिसाइल ने इस जेट को टारगेट करके उड़ा दिया। लेकिन हुआ यह कि फाइटर जेट के परखच्चे उड़ने और इसके मलबे बनकर जमीन पर बिखरने से पहले कॉकपिट में बैठे पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर ने बटन दबाया और बाहर निकल गए। अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजकर घंटों की मशक्कत के बाद अपने एक पायलट को तो किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया, लेकिन WSO का अभी तक पता नहीं। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि घंटों की तलाश के बाद ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ खबरों के मुताबिक उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। अमेरिका अपनी तरफ से जुटा है और ईरान अपनी तरफ से। यहां तक कि उसकी तलाश करने वालों के लिए ईरान ने मोटा इनाम भी घोषित कर दिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और हेलीकॉप्टर बर्बाद हुआ और दूसरा जेट A-10 वार्थोग भी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए आया था। A-10 ईरान की मिसाइल खाकर फारस की खाड़ी में गिरा और एक हेलीकॉप्टर अपने ठिकाने की तरफ लौटते वक्त हमले का शिकार हुआ। किसी तरह इराक के ठिकाने पर तो पहुंच गया, लेकिन उससे काफी नुकसान हुआ। रेस्क्यू की कहानी तो मैं आज सुबह के वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि इस F-15 से कैसे पायलट और उसके साथी बाहर निकले होंगे, उस वक्त क्या हुआ होगा जब मिसाइल ने इस जेट को हिट किया होगा। सिलसिलेवार ढंग से समझिए, लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मुमकिन हो तो ज्वाइन कीजिए। तो अब शुरू करते हैं उन संभावनाओं पर जिसके शिकार फाइटर जेट पर बैठे ये दोनों लोग हुए होंगे। जब किसी फाइटर जेट को मिसाइल या रॉकेट हिट करने वाला होता है तो कई बार 5 से 20 सेकंड पहले मिसाइल वार्निंग सिस्टम से पायलट को पता चल जाता है कि कोई रेडार उसे लॉक कर चुका है या मिसाइल हिट करने वाली है। तो पहले तो पायलट शॉर्ट टर्न, मतलब आड़ा तिरछा टर्न या पैतराबाजी करके बचने की कोशिश करता है, और जब उसे लगता है कि अब जेट के पास मिसाइल आ गई है, बचने की संभावना नहीं है, तो इजेक्ट करता है। पायलट के पास इजेक्शन का फैसला लेने के लिए महज कुछ सेकंड होते हैं, बल्कि कुछ सेकंड भी कहना ज्यादा होगा। खतरा महसूस होते ही पायलट सबसे पहले इजेक्ट हैंडल खींचता है, लीवर खींचता है। हैंडल खींचते ही 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले कॉकपिट का शीशा यानी कैनोपी, जो ऊपर आप देख रहे हैं, धमाके के साथ हट जाता है ताकि बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सके। इसके तुरंत बाद सीट के नीचे रॉकेट फायर होते हैं और पलक झपकते ही 0 से 3 सेकंड यानी 1 सेकंड के 20वें हिस्से में पायलट को सीट समेत जेट से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब इजेक्ट हो जाता है। और जैसे ही पायलट इजेक्ट करता है, उसकी सीट अलग होती है, वैसे ही ऑटोमेटिक लोकेटर बीकन ऑन हो जाता है। उसके कमांड को संदेश चला जाता है कि पायलट ने इजेक्ट किया है। रिसर्च के दौरान मुझे यह भी पता चला कि वार जोन में कई बार पायलट लोकेटर बीकन को मैनुअली भी एक्टिवेट करते हैं ताकि दुश्मनों को सिग्नल ना मिले और ट्रैक करने का मौका ना मिले। यह बीकन ऐसे सिग्नल भेजता है जो इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होते हैं, जिसे सिर्फ रेस्क्यू टीम ही पकड़ पाती है। इसे कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू बीकन कहा जाता है। पायलट जब इजेक्ट करता है तो यह झटका काफी तेज होता है। पायलट जैसे ही हवा में पहुंचता है, पहले छोटे पैराशूट खुलते हैं जो पायलट को स्टेबल करते हैं ताकि हवा में घूमे नहीं, बैलेंस बना रहे, और कुछ सेकंड के बाद अपने आप सीट अलग हो जाती है और फिर मेन पैराशूट खुलता है और इसके बाद पायलट धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगता है। जमीन पर उतरते ही पायलट के पास मौजूद लोकेटर बीकन एक्टिव हो जाता है। रेस्क्यू
कि टीम तक लोकेशन पहुंच जाता है। जीपीएस और इमरजेंसी सिग्नल के जरिए सर्च और रेस्क्यू करने वाली टीमें पायलट के सटीक लोकेशन को ट्रैक करती है, उसे बचाने का काम करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि यह मिशन कई बार बहुत मुश्किल भरा होता है, जैसे ईरान में कल था। इसमें काफी समय भी लगता है। अगर पायलट दुश्मन के इलाके में उतरा है तो उसे छिप कर रहना पड़ता है। इसके लिए उसके पास पहले ही सर्वाइवल किट, पानी, फर्स्ट एड, रेडियो और तमाम जरूरी सामान होते हैं, जिनकी मदद से वो खुद को बचाए रखता है। कई बार 2-2 दिन फंसा रहता है पायलट, रेस्क्यू का इंतजार करता है। और इन सब के लिए पायलट को पहले से ही खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे SERE कहा जाता है, यानी सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस, एस्केप। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे जंगल, रेगिस्तान, समुद्र या पहाड़ी इलाके में, जैसे ईरान में गिरा है, दुश्मन से कैसे बचना है, पकड़े जाने पर कैसे व्यवहार करना है, मौका मिलने पर कैसे सुरक्षित निकलना है। हाँ, शुरू में एक बात बताना मैं भूल गया। इजेक्ट करते वक्त पीछे बैठा WSO पहले इजेक्ट करता है और पायलट कुछ मिली सेकेंड के बाद, ताकि टकराव ना हो। ईरान की जमीन पर बिखरे F-15E के मलबे तो मिल गए हैं, लेकिन जेट में सवार दोनों अमेरिकी फौजियों में से एक पायलट को बचाकर ले जाने में अमेरिका तो कामयाब हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दूसरे की तलाश हो रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक यह पुख्ता जानकारी नहीं है कि अमेरिकी फाइटर जेट से इजेक्ट करके कूदे WSO कहां है, किस हाल में है, उसे पकड़ा गया है या अभी तलाश हो रही है। लेकिन अगर उसे ईरान पकड़ने में कामयाब होता है तो ईरान उसके साथ क्या कर सकता है? अगर कायदे कानून की बात करें, जेनेवा कन्वेंशन की बात करें, तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्धबंदी। और ऐसी स्थिति में ईरान उसे टॉर्चर नहीं कर सकता, खाना पानी मेडिकल सुविधा उसे देना होगा, सम्मानजनक व्यवहार करना होगा, परिवार और रेड क्रॉस को सूचना देनी होगी, नाम पूछा जा सकता है, रैंक पूछा जा सकता है, उससे कुछ जानकारी निकलवाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अगर कन्वेंशन के हिसाब से चलें तो ऐसे उसको पब्लिक पकड़ ले, या बहुत सारे लोग, जो खबर आ रही है कि ईरानी जनता या बहुत लोकल जो घुमंतू जनजातियां हैं वो उस पायलट की WSO की तलाश में निकली हैं, वो पकड़ ले और कोई हिंसा हो जाए, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तस्वीरें आई है कि उसे उसकी तलाश की जा रही है लोकल लोगों की तरफ से, हथियारबंद दस्तों की तरफ से। लेकिन ईरान क्या नहीं कर सकता है? जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पायलट को मार नहीं सकता, सार्वजनिक रूप से टॉर्चर नहीं कर सकता, वीडियो बनाकर मजबूरी में बयान नहीं दिलवा सकता टॉर्चर करके जानकारी नहीं ले सकता। लेकिन हां, वीडियो बना सकता है अगर वो उससे आसानी से कबूलवा ले तो, और उसके बाद चूंकि दुश्मन को पकड़ा है तो डील अगर चाहे तो अमेरिका से कर सकता है, सौदेबाजी कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, यह सब हो सकता है। लेकिन कन्वेंशन के मुताबिक चले तो। और उसके बाद क्या एक सवाल उठता है, क्या ईरान पायलट को वापस अमेरिका को देने को मजबूर होगा या देना पड़ेगा? तो कहा जा रहा है 3 रास्ते। पहली, कैदी की अदला बदली, प्रिजनर एक्सचेंज, जो अमेरिका ईरान के बीच पहले भी हुआ। दूसरा, डिप्लोमेसी। और तीसरा, अन्य देश दबाव डाल सकते हैं कि इसे वापस किया जाए। तो जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक POW को, प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ना पड़ सकता है। तो ये तो हुई कन्वेंशन की बात। अब आते हैं कि इस जंग में, जिसके 35 दिन हो चुके, अमेरिका को नुकसान कितना हो रहा है। ईरान में गिरे फाइटर जेट की बात करें तो पिछले 24 साल में पहली बार ऐसा होगा जब किसी देश ने अमेरिका के F-15E जेट को मार गिराया है। वो भी तब जब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से तबाह करने के दावे खुद ट्रंप दर्जनों बार कर चुके हैं। IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमानों और ड्रोन पर लगातार नजर रख रहा है, उन्हें मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। IRGC के वायु रक्षा मुख्यालय के कमांडर की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस फोर्स अब तक अमेरिका के कई 5th और 4th जनरेशन फाइटर के साथ साथ लगभग 160 से ज्यादा या 160 के आसपास मानव रहित ड्रोन को तबाह कर चुका है। इस बयान में यह भी दावा किया गया है कि यह सब टारगेट ईरान में निर्मित एयर डिफेंस की ताकत के दम पर हासिल किए गए। पहले माजिद की कहानी आई थी जब F-35 को ईरान ने ठोकने का दावा किया था। जंग के एक ही दिन में अगर ईरान के मुंहतोड़ जवाब की बात करें तो कल यानी 3 अप्रैल को ही अमेरिका के 2 फाइटर विमान गिरे, रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया गया, दुनिया में सबसे महंगे माने जाने वाले 3 MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ा दिए गए और कुवैत में खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर को भी बर्बाद कर दिया गया।
एक दिन में अमेरिका को ठोकने का यह रिकॉर्ड सीना तानकर जंग में खड़े उस ईरान ने बनाया है जिसे ट्रंप स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेजना चाहते हैं। अमेरिका की एयर पावर को सरफेस टू एयर मिसाइल से सलामी देकर एक दिन में यह रिकॉर्ड उस ईरान ने बनाया है जिसके आसमान पर पूरी तरह से कब्जा करने के दावे ट्रंप लगातार कर चुके हैं। ईरान से भिड़ना अमेरिका को काफी महंगा पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अमेरिकी एयर पावर के जबरदस्त नुकसान की गवाही दे रहे हैं। इजिप्ट की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने अमेरिकी विमानों की तबाही से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इस जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से अब तक अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आंकड़े बताने से पहले एक लाइन आपको CNN जो अमेरिकी मीडिया संस्थान है उसके हवाले से आ रही खबर भी बता दें कि CNN के मुताबिक ईरान वॉर में कम से कम 7 फाइटर जेट का नुकसान अमेरिका को हुआ। हालांकि ईरान इससे ज्यादा के दावे करता है। 16 से 18 विमान, जिसमें से कुछ विमान पूरी तरह से तबाह हो गए, कुछ विमानों को भयंकर नुकसान हुआ, वो अब उड़ने लायक नहीं है। अब आते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आंकड़े पर। स्क्रीन पर आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं जो इस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू है, जिसमें जो काले रंग के विमान देख रहे हैं आप, जो KC-135 टैंकर है, ये 6 दिख रहा है, मतलब ये डैमेज हुआ है। बाकी जो दूसरे हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। जैसे सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा है 110 मिलियन कीमत का $110 मिलियन की कीमत वाला फाइटर जेट F-35 जो बहुत नुकसान हुआ है जिसका। उसके बाद आपको दिखेगा $90 मिलियन की कीमत का F-15E स्ट्राइक ईगल जो कहा जा रहा है 4 फाइटर जेट ये तबाह हुए हैं। उसके बाद 18-19 मिलियन का थंडरबोल्ट A-10 जो कल ही तबाह हुआ है, नुकसान हुआ है, हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू में गया था। उसके बाद ET सेंट्री अवैक्स, इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त खबर आई थी, तब हमने भी अपने वीडियो के ज़रिए बताया था जब सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ये खड़ा था, जो कहा जाता है अमेरिकी वायुसेना का आँख दिमाग कंट्रोल रूम है, रडार है, उड़ता हुआ कंट्रोल टावर है, कंट्रोल रूम है, उसे उड़ाया था ईरानी मिसाइल ने। उसके बाद हेलीकॉप्टर कई तबाह किए गए, HH-60M, HH-60W 3 हेलीकॉप्टर, जिसकी एक हेलीकॉप्टर की कीमत $20 मिलियन होती है। और उसके बाद 17 से 19 आ रहे, इसमें 17 है लेकिन कहा जा रहा है 19 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किए गए, जिसकी कीमत एक रीपर ड्रोन की 30 मिलियन होती है। हालांकि इस कीमत को लेकर बहुत तरह की बात है कि अगर फुल्ली लोडेड ड्रोन होता है या प्लेन होता है फाइटर जेट, उसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें हथियारों की कीमत भी जुड़ जाती है। तो ये है, अब इसको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे तो देख रहा हूँ ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो F-35 110 मिलियन का नुकसान, F-15E स्ट्राइक अगर 4 फाइटर जेट अगर तबाह हुए हैं आंकड़ों के मुताबिक तो लगभग $360 मिलियन का नुकसान। थंडरबोल्ट की बात करें A-10 तो 18 से 19 मिलियन का नुकसान। E-3 सेंट्री अवैक्स की बात करें तो अकेले इस विमान की कीमत लगभग $700 मिलियन है। KC-135 टैंकर अगर इसकी बात करें तो 200 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान। और ऐसे हेलीकॉप्टर और ये सब, और रिपर ड्रोन की बात करें M9 तो लगभग 500 से 600 मिलियन का नुकसान हुआ। तो ये तो अमेरिका को ईरान वार में नुकसान हुआ है। और अमेरिकी एयर पावर, अमेरिकी मिलिट्री पावर, अमेरिकी सुप्रीमेसी, उसका कोई जवाब नहीं है। ईरान में भयंकर तबाही हो रही है। ईरान में IRGC के जो कमांड सेंटर्स हैं या नेवी के जो सेंटर्स हैं या एयरफोर्स है या उनके विमान हैं या उनके मिसाइल सेंटर्स हैं, उनमें भयंकर तबाही हुई है, लगातार बॉम्बिंग हुई है। आंकड़ों पर बात करें तो कभी आता है 10,000 टारगेट अचीव किए गए, कभी 12,000, कभी इतने हजार बम गिराए, हर रोज 500-200 बमों की तादाद बढ़ जाती है। तो तबाही भयंकर हुई है, लेकिन उन तबाहियों में ईरान में वो पुल भी शामिल है जो बन रहा था। वो पुल जो लगभग 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाला था, जिस पुल को परसों अमेरिका ने बॉम्बिंग करके उड़ा दिया और ट्रंप ने उस बॉम्बिंग की तस्वीर दिखाते हुए दुनिया को बताया कि हमने पुल उड़ा दिया और अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे, डील नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पावर प्लांट, डीजल प्लांट और एनर्जी प्लांट उड़ा देंगे। तो तबाही वहां बहुत हुई। तबाही, स्कूल में मिसाइल भी गिरी, 165 बच्चियां भी मरी,
स्कूल, कॉलेज, एम्बुलेंस, हर जगह ईरान में तबाही मचाई अमेरिका ने। ईरान अपनी तबाहियों पर रो नहीं रहा है। ईरान अपनी तबाहियों से त्राहिमाम करके अमेरिका के पास डील के लिए, शर्त के लिए भाग कर नहीं जा रहा है कि मैं झुकने को तैयार हूं, तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, मुझसे डील कर लो, सीज फायर करो। ईरान नहीं कर रहा है, यह अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ट्रंप कर रहे हैं। हर रोज धमकी, अल्टीमेटम, 3 बार उन अल्टीमेटम्स पे बहुत बार बात कर चुके, हर समय डील की बात ये ट्रंप कर रहे हैं। ईरान तो इतनी तबाही और बर्बादी झेलने के बाद भी एक दिन में ऐसे जवाब दे रहा है कि एक दिन में अमेरिका को 3 ड्रोन, 1 हेलीकॉप्टर और 2 जेट का नुकसान हो रहा है। और उसके बाद भी अभी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया हमारी छवि खराब कर रहा है। कुछ मीडिया वाले होंगे जो बार बार ईरान पर अड़चन लगा रहे हैं कि ईरान बात करने को तैयार नहीं। बीच में बातचीत हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मेजबानी में, पाकिस्तान की मध्यस्थता में, जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की पहल पर, जिनसे ट्रंप ने बात की होगी। और एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में जिसमें सऊदी, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री भी गए थे। कहा गया पाकिस्तान ने चीन से भी बात की, लेकिन कुछ शर्तें, जो शर्तें ईरान नहीं मानना चाहता, जो अमेरिकी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है उनकी शर्तों पर ईरान माने, ईरान कहता है हमारी शर्तें हैं, हमें गारंटी दे अमेरिका कि इस हमले के बाद दोबारा नहीं आएगा। ईरान का कहना है बार बार हर 6 महीने के बाद अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान पर हमले करेगा। पिछली बार जून में हुआ, 12 दिन तक हमले हुए और उसका फिर शुरू हुआ। तो ईरान वो गारंटी चाहता है, ईरान मुआवजे की बात कर रहा है। ईरान अमेरिका के सामने झुकने की बजाय अपने नुकसान की भरपाई की बात कर रहा है। और साथ में ये भी वेस्ट एशिया के जो मिलिट्री ठिकाने हैं जहां से ईरान में बम बरसाए जा रहे हैं, वहां से अमेरिकी ठिकाने खत्म हो, बंद हो, या अमेरिकी फौजें लौटे। लेकिन यह होगा क्या? मुश्किल है, अमेरिका भी नहीं मानेगा। तो आगे क्या होने वाला है? 5 तारीख को, माफ करें 6 तारीख की रात, परसों रात अमेरिकी समय के हिसाब से परसों रात, भारतीय समय के हिसाब से 7 अप्रैल की सुबह 6, साढ़े 6 बजे ट्रंप का अल्टीमेटम या अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या अमेरिका वाकई ईरान के पावर प्लांट्स, डीजल प्लांट्स, तेल के कुएं पर हमला करेगा, जैसा ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हमले करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबर आ रही कि ईरान बहुत सारे जहाज़ों को जाने भी दे रहा है। वो कहता है अमेरिका और अमेरिका के दोस्त देशों के जो जहाज हैं नहीं जाएंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये चल रहा है कि वो चुंगी लगा दिया, नाके लगा दिए कि हमारे टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा? कभी ट्रंप कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, नेटो देश जाने और वो जाने जिन्हें तेल चाहिए। फिर वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हर वक्त का डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के बीच ईरान का तेवर है, हौसला है, जज्बा है। देखते हैं क्या होता है इस जंग का अंजाम। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपसे एक अपील कि आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें। जंग की रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारों को खंगालने के बाद आप तक पहुंचाता रहता हूं। देखते रहिए। नमस्कार।